चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में बीजिंग में एक बहुत ही हाई स्टेक्स मीटिंग हुई है और आज के इस विश्लेषण में हम उन ठोस आंकड़ों की गहराई में जाएंगे जो दुनिया के इन दो सबसे बड़े सुपर पावर्स की असली प्रतिद्वंदिता की कहानी बयां करते हैं, बयानों को किनारे रखते हैं और सीधे हार्ड डेटा पर फोकस करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये समिट की सबसे बड़ी विडंबना को दिखाती है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ दुनिया के 12 सबसे पावरफुल कैपिटलिस्ट सीईओ की पूरी फौज लेकर पहुंचे हैं, जिसमें इलॉन मस्क और टिम कुक जैसे नाम शामिल हैं। और वो भी किस लिए? दुनिया की सबसे अहम सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करने वाले लीडर्स से डील्स मांगने के लिए। काफी दिलचस्प है ना? और इसी बीच ये हैरान करने वाला बयान सामने आता है। महान नेता, मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सच है। डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग के लिए ऐसा कहना हमें डेटा को और भी बारीकी से देखने पर मजबूर कर देता है। आखिर आज के इस जियोपॉलिटिकल बिसात पर असली मोहरे किसके हाथ में हैं? इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए हम इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, टेक इनोवेशन की रेस। दूसरा, सैन्य ताकत का प्रदर्शन। तीसरा, असली इकोनॉमिक स्कोरकार्ड। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग और रेयर अर्थ्स का खेल। और पांचवां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, द टेक्नोलॉजी इनोवेशन रेस। कैसे ये कहानी सिर्फ नकल करने से आगे बढ़कर सच्चे इनोवेशन तक पहुंच गई है। अब ये नंबर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 5.32 मिलियन। जी हां, चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वैलिड इन्वेंशन पेटेंट्स में इस 5 मिलियन के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। और सबसे अहम बात, इनमें से 60% पेटेंट्स सीधे तौर पर एआई और ग्रीन टेक जैसी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो एक और बड़ा फैक्ट सामने आता है। ग्लोबल एआई पेटेंट्स के पूरे 60% हिस्से पर अब चीन का कब्जा है। और इसके पीछे है 602 मिलियन से ज़्यादा जनरेटिव एआई यूजर्स का एक विशाल बेस। ज़रा सोचिए, ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी कहीं ज़्यादा है। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि चाइनीज स्टार्टअप्स अब हर बड़े सेक्टर में पुराने दबदबे को खुली चुनौती दे रहे हैं। डीपसीक जैसे स्टार्टअप्स बेहद एफिशिएंट एआई मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। यूनिटरी रोबोटिक्स अकेले पूरी दुनिया के 2/3 रोबोट पेटेंट्स फाइल कर रही है। यूजांग 54 क्वांटम सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। और तो और 100 Gbps की सैटेलाइट टू ग्राउंड डेटा स्पीड भी हासिल की जा चुकी है। लेकिन यहां एक पेंच है। एडवांस सेमीकंडक्टर्स के मामले में बाजी अभी भी अमेरिका के ही हाथ में है। अपने इकोसिस्टम के दम पर अमेरिका के पास अभी भी वो जरूरी तकनीकी बढ़त मौजूद है जो इस पूरे ग्लोबल बार्गेनिंग गेम में उसका सबसे बड़ा हथियार बनी हुई है। अब आते हैं हमारे दूसरे मोर्चे पर, सैन्य ताकत का प्रदर्शन। ये एक साफ बदलाव है। जहां पहले चीजें पर्दे के पीछे होती थीं, वहीं अब ग्लोबल पावर का खुला प्रदर्शन हो रहा है। सितंबर 2025 की विशाल मिलिट्री परेड में जो हार्डवेयर दुनिया के सामने रखा गया, वो एक नई हकीकत पेश करता है। 20,000 किलोमीटर रेंज वाली DF-5C मिसाइलें, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें, 60 फीट की अनमैन्ड स्टेल्थ पनडुब्बियां और AI से चलने वाले लॉयल विंगमैन ड्रोन। ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और सतह के नीचे जो चल रहा है वो तो और भी दिलचस्प है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की एक्टिव टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। कभी यह माना जाता था कि इस तकनीक पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एकाधिकार है, लेकिन साफ है कि अब वो एकाधिकार टूट रहा है। अब यहां एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, इस विशाल सैन्य निर्माण को फंड करने वाली असल आर्थिक हकीकत क्या है? और यही सवाल हमें दोनों देशों को चलाने वाले वित्तीय इंजनों को परखने का सही मौका देता है। तो चलिए अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द रियल इकोनॉमिक स्कोर। सतह पर दिखने वाली दौलत बनाम असली परचेजिंग पावर। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के पुराने और जाने माने तरीके से शुरू करें तो आंकड़े दिखाते हैं कि $30 ट्रिलियन के साथ अमेरिका अभी भी $20 ट्रिलियन वाले चीन से $10 ट्रिलियन के एक बहुत बड़े अंतर से आगे है। लेकिन रुकिए, जैसे ही हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी देश में असल में कितना सामान बन रहा है और कंज्यूम हो रहा है उस पर नजर डालते हैं तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। पीपीपी के हिसाब से चीन की जीडीपी $40 ट्रिलियन तक पहुंच जाती है। उनकी ग्रोथ रेट अमेरिका से लगभग दुगनी है और 2024 में उनके पास $1 ट्रिलियन का भारी भरकम ट्रेड सरप्लस था। और यही आर्थिक हकीकत हमें हमारे चौथे हिस्से तक ले जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और रेयर अर्थ्स। ये साधारण उपभोक्ता वस्तुओं से कहीं आगे ग्लोबल सप्लाई चेन के पूर्ण एकाधिकार की कहानी है। ग्रीन टेक के ये आंकड़े तो बिल्कुल ही एक तरफा तस्वीर पेश करते हैं।
जरा सोचिए, दुनिया भर के 80% सोलर पैनल्स और 70% ईवी बैटरीज का उत्पादन केवल एक ही देश कर रहा है। और अब आता है सबसे बड़ा बॉटलनेक, 90%। हमारे स्मार्टफोन से लेके अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स तक में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग का 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक मार्केट कंट्रोल करता है। सच कहूं तो यही वो असली लेवरेज है जिसने ट्रेड वॉर्स में बड़े बड़े फैसलों को पलटने पर मजबूर कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ, द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। कैसे ये सब बदलते गठबंधन और नई जियोपॉलिटिकल हकीकत को जन्म दे रहे हैं। टेक, अर्थव्यवस्था और सेना के इन कच्चे आंकड़ों का सीधा असर अब वैश्विक मंच पर देखा जा सकता है। विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ डोमेस्टिक रूल्स लागू करना हो, सुरक्षा कारणों से मेटा का AI फर्म अधिग्रहण रोकना हो, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 150 देशों तक फैलाना हो, ये दिखाता है कि इस नए लीवरेज का कितनी आक्रामकता से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कूटनीतिक रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। हाल के जियोपॉलिटिकल तनावों ने अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगियों के बीच गहरी दरारें ला दी हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं पश्चिमी विभाजनों का फायदा उठाते हुए दूसरा खेमा ग्लोबल साउथ में बहुत तेजी से अपना प्रभाव और अपने गठबंधन मजबूत कर रहा है। और यही वजह है कि बीजिंग समिट में दोनों तरफ से रखी गई मांगों का अंतर इतना साफ था। एक तरफ ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध और सेमीकंडक्टर्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल हटाने जैसी भारी भरकम जियोपॉलिटिकल मांगे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से सोयाबीन और बोइंग हवाई जहाज खरीदने जैसी व्यापारिक गुजारिशें। ये साफ बता देता है कि इस वक्त नेगोशिएशन टेबल पर कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अगर हम एक फाइनल स्कोरकार्ड बनाएं तो बेशक अमेरिका के पास अभी भी ग्लोबल मिलिट्री अलायंस, डॉलर का दबदबा और एडवांस सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे ऐतिहासिक फायदे मौजूद हैं। लेकिन दूसरी ओर जो मोमेंटम है, जैसे कि मजबूत GDP ग्रोथ, AI और रेयर अर्थ्स में मोनोपोली और बहुत तेजी से हो रहा सैन्य आधुनिकीकरण, वो स्पष्ट रूप से सत्ता के बदलते संतुलन की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जिस तूफानी रफ्तार से ये बुनियादी मैट्रिक्स बदल रहे हैं, उसे देखते हुए इस दशक के अंत तक ग्लोबल ऑर्डर का नया स्वरूप कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में हमारी पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।